तो जो क्वेश्चन है आप लोग से वो ये है कि कृष्णा, है ना, कृष्णा अपने फादर को रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट करते हैं। तो रेस्पेक्ट करने के लिए उनको कौन कौन सी फीलिंग्स आ सकती है जिसके कारण से वो रेस्पेक्ट करते हैं? फादर को वो रेस्पेक्ट करते हैं, तो किस कारण से रेस्पेक्ट करते हैं? हाँ, वो तो हम लोगों ने बताया कि बड़े लोगों को किस लिए रेस्पेक्ट किया जाता है ना? अब ये सारा चीज़ उनको उसका वैल्यू है कि उनको नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, सारा चीज़ है। अब उनका अंदर से जो रेस्पेक्ट आता है, यार नहीं सॉरी, जो रेस्पेक्ट करते हैं उसका क्या कारण है? फियर, डर के कारण से? कृष्णा, फियर के कारण से आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, ये गलत बात है। सर लव एंड केयर। नहीं, लव एंड केयर इज डिफरेंट थिंग, है ना? और कुछ मतलब वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए। अच्छा, जो हम लोगों ने पढ़ा है एथिक्स और मॉरल्स, इसमें किस कारण से ये सपोर्ट करते हैं? मतलब अगर एथिक्स एथिकली राइट है इसलिए सपोर्ट करते हैं कि मॉरली राइट है इसलिए इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं? मॉरली राइट है इसलिए रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से, हाँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ यहीं पे, और दोनों को रिलेट करूंगा मैं, कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन, तो हम हमेशा से मॉरल एजुकेशन की बात क्यों करते हैं? एथिकल एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? मॉरल पर्सनल बिलीफ्स हैं। हाँ, इंडिविजुअल की मोरालिटी को सही करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक चीज देखना कि एजुकेशन में हम हमेशा से मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं। इसका कारण मैंने कल की क्लास में एक बताया था कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है? मोरालिटी, है ना? और हम क्या चाहते हैं, मॉरल चेंज करना कि उसका बिहेवियर चेंज करना, या बिहेवियर को मॉडिफाई करना, है ना, इजंट इट? तो अगर बिहेवियर के ऊपर काम करना है तो मैं किस पे काम करूं? मोरालिटी पे काम करूं। क्या है कि अगर मैं एथिक्स पे काम करूंगा ना, तो जब तक सोसाइटी का प्रेशर है तब तक फादर का रेस्पेक्ट रहेगा। जैसे ही सोसाइटी का प्रेशर खत्म हुआ, फादर का रेस्पेक्ट खत्म। तो अगर मैंने उसके माइंड में डाल दिया कि फादर का रेस्पेक्ट करना है आपको और ये मॉरल वैल्यू है, तो रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटी का प्रेशर रहे या ना रहे, वो रेस्पेक्ट करता रहेगा, ठीक है ना? इसलिए हम एजुकेशन या बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो मॉरल एजुकेशन पढ़ाते हैं। एथिकल में जरूरी नहीं कि वो उसको एक्सेप्ट करे, है ना? एथिकल के साथ हो सकता है ना, क्योंकि एथिकल में जब प्रेशर आता है वो इंटरनल प्रेशर आता है कि एक्सटर्नल प्रेशर आता है? हाँ, अगर हम सोचते हैं कोई पर्सन का एक्टिविटी एथिकल होना चाहिए, तो प्रेशर आता है एथिकल एक्सटर्नल, और जब भी प्रेशर एक्सटर्नल है तो हो सकता है वो कभी इंप्लीमेंट हो या कभी ना हो। इसलिए क्या है कि सोसाइटी तो बहुत सारे एथिकल वैल्यूज देगा, आप क्या मानते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो चीज एक्सटर्नल है वो ज्यादा पावर देता है कि इंटरनल है? नेचुरली जो इंटरनल है वो ज्यादा पावर देता है। इसलिए मोटिवेशन का सोर्स क्या ज्यादा रहेगा, इंटरनल या मॉरल? ठीक है ना? अब कल की क्लास में हम लोगों ने दी ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात किया था। एक और अप्रोच के बारे में बात किया था, हाँ, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट। इसके दो पार्ट थे, एक था इगोइज्म, और एक था यूटिलिटेरियनिज्म।
इसको अच्छे से बोलते बनता है। ठीक है, इसमें क्या मैटर करता था? मीन्स मैटर करता था। इसमें क्या मैटर करता था? हाँ, यहाँ पे अभी मैं कॉन्सिक्वेंस बोल रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंस ये मैटर करता है, ठीक है ना। इगोइज्म में क्या मैटर करता है? सेल्फ, मतलब अंत भला हमारे लिए, बाकी लोग के लिए भला हो ना हो, मेरे लिए अंत भला होना चाहिए। और इसमें क्या है? हाँ, ग्रेटर गुड के लिए, ग्रेटर गुड के लिए भला होना चाहिए। यूटिलिटेरियनिज्म, और ये किस पे बात करता है? हम गुड कंडक्ट की बात करते हैं। ये ड्यूटीज की बात करता है। कल मैं टेलोलॉजिकल में बोल डाला था, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, ठीक है ना। ये ड्यूटीज की बात करता है। ये रिजिड है, और एब्सोल्यूटनेस किस में ज्यादा है? इसमें है। तो जिसमें एब्सोल्यूटनेस होता है वो रिजिड होता है, हाँ, isn't it? है ना। वाटर को टेम्परेचर देंगे तो इवेपोरेट होगा, रिजिड लॉ है, होगा ही वो, ठीक है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट केस है। तो डिओन्टोलॉजिकल को फॉलो करने वाले में एग्जाम्पल में कौन थे? गांधी जी। हाँ, और इसको किसने प्रोपोन किया था? तो जो कांत महोदय हैं, इन्होंने इसको प्रोपोन किया था, या तो इसके मेन फिलोसफर्स में से हैं ये कांत। इनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस डजंट मैटर, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, जिनके लिए अंत मैटर नहीं करता। ये बहुत ज्यादा एंड पे फोकस करते नहीं है, अगर मीन्स सही है तो एंड पे फोकस नहीं करते। सुपर आप पढ़ा है थोड़ा बहुत? वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है वर्ल्ड वॉर का, पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ के देखना, इतना जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है उसने कि एंड किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक ड्राइवर की एक गलती के कारण से, है ना, ड्राइवर की एक गलती के कारण से, अनइंटेंशनल गलती के कारण से, उनका वो जो उसके जो ओनर है ना, पॉलिटिकल लीडर थे, वो मर गए। वो पॉलिटिकल लीडर मरे तो उसके कारण से वॉर छिड़ गया, वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में फिर हिटलर को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, मतलब जर्मनी को, सॉरी, है ना। तो वर्ल्ड वॉर टू हुआ। कितने लाख और करोड़ लोग मरे, किसकी गलती के कारण से? उस ड्राइवर की गलती के कारण से, क्योंकि एंड जो था वो गलत हो गया। इंटेंशन उसका सही था, सब चीज सही था। तो मैं उसका एक चार्ट लेके आऊंगा और उसको आप डालना, बहुत जबरदस्त चार्ट है ना। तो इसलिए कई बार एंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं एक अच्छा ड्राइवर हो सकता हूँ, मैं एक कुशल ड्राइवर, मैं ऑनेस्ट ड्राइवर हो सकता हूँ, सब चीज सही है, बट मैंने अपने ओनर को बचा नहीं पाया मैं, ठीक है ना। और उसके कारण से पूरा दूसरा एक सोचो, कोविड के केस में हम बोलते हैं कि कोविड का जो वायरस है वो शायद लैब में, चाइना के लैब से लीक हुआ, है ना, जहां पे उसको टेस्ट के हिसाब से किया जा रहा था। तो किसी एक पर्सन की गलती हुई होगी, है ना, जिससे वो मिस्टेकनली लीक हो गया। कितने लोग मर गए? लाखों लोग मर गए। अब उसकी गलती को गलती मानोगे कि उसके एंड को देखोगे आप, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है आप उसको देखोगे, आप माफ नहीं कर सकते उसको, isn't it? पब्लिक जो सर्वेंट होता है उनके साथ भी यही है। आपकी गलती से हो सकता है हजारों लोग मर जाए,
कोई माफ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जो रॉस आईएएस में जो केस हुआ है ना, उसमें जो स्टाफ होगा, है ना, उस स्टाफ की ड्यूटी थी, है ना, स्टाफ की ड्यूटी थी कि उसको जो भी करना था किया। हो सकता है वो इंटेंशनली किया, या वो इंटेंशनली मतलब बंद कर दिया, या बंद हो गया, जो भी लिफ्ट बायोमेट्रिक वाला जो था वो बंद हो गया, जो भी है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, 3 लोग की डेथ हो गई। तो कोई भी उसके एक्शन को जस्टिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसने बायोमेट्रिक इसलिए बंद किया होगा कि कल के दिन वो खराब मत हो जाए, शॉर्ट सर्किट मत हो जाए, इसलिए वो बंद किया होगा, या बंद हो गया, जो भी है। तो वो तो ड्यूटी निभा रहा था, पर एंड सही हुआ? नहीं हुआ। तो डिओंटोलॉजिकल में उसको हम क्या, उसकी ड्यूटीज के लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, राइट तो बोल सकते हैं, बट उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम उसको रॉन्ग बोल देंगे। तो जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, उसको हम टेलियोलॉजिकल अप्रोच में बोलते हैं। या तो ये भी इसी का पार्ट है ना, कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं, पर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगेन 2 वर्ड आ गए मेरे पास, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या डिफरेंस है? ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। He is just simply following. फॉलोइंग। ये करना है, तो you do it, that is your duty. Responsibility is कि अगर उसका कोई negative consequence होता है, you have to be responsible for that consequence. अच्छा, तो ड्यूटीज में भी तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि कंडक्ट होता है, उसको just simply वो follow सिंपली, करना है। यस। तो ड्यूटी में व्हाट अ पर्सन मस्ट डू, क्या करना चाहिए, ये पहले से डिफाइंड है और वही करना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्हाट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या किया जाना चाहिए था उसको। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों के अप्रोच में। मैं इसलिए सेफली हमको क्या यूज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी जब भी यूज करोगे आप डिओंटोलॉजिकल के साथ, डी फॉर डी, उसको यूज करोगे। एक और होता है कि कृष्णा को ही लेके जाते हैं, कृष्णा मॉल में है अपनी के साथ। मॉल में है, उसको मन कर रहा है बड़ा रोमांटिक हो जाऊं मैं करके, पर वो कैमरा देख रहा है, कैमरा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सेकंड, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ की डिग्निटी में, यहाँ का जो बोलना चाहिए डूज एंड डोंट्स, उसको मैं फॉलो करूंगा। तो कौन सा ज्यादा बेटर है? डूज एंड डोंट्स वाला है, क्योंकि इट इज द पब्लिक प्लेस। कैमरा के डर से अगर आप ये कर रहे हो, इसलिए जहां पे एथिक्स होता कैमरा की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो ना, जहां एथिक्स होता है कैमरा की जरूरत नहीं होती। प्रॉब्लम है कि नहीं है हर जगह। ठीक है ना, तो ये भी आप डाल सकते हो। सीसीटीवी की कैमरा की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि लोग अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कम करते हैं, isn't it? आप डाल सकते हो इसको। तो कृष्णा, कृष्णा का माइंड जो है कौन से 2 चीजों से बना है कृष्णा, कल बताया था मैंने। माइंड का 2 काम क्या है? माइंड का ये काम है कि वुम्ब से टुम्ब तक आपको राह प्रदान करना। कहां से? वुम्ब से टुम्ब तक, गर्भ से मकबरे तक, वहां तक आपको रास्ता प्रोवाइड करना, सोच प्रोवाइड करना, थॉट्स प्रोवाइड करना एंड इमोशन प्रोवाइड करना। ठीक है ना, वुम्ब टू टुम्ब।
क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो भी बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे मोटिवेशन, इमोशन, एथिक्स, वैल्यू, मॉरल्स, ये सारा चीज एक्चुअली माइंड को ही सिखा रहे हैं हम लोग, है ना। ब्रेन को तो सिखा नहीं रहे, हम लोग माइंड को ही सिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं हम, ताकि वो डिसाइड कर सके गिवन अ सिचुएशन क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, उसको डिसाइड करवा रहे हैं। और हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम डिसाइड कर सके क्या राइट है और क्या रॉन्ग है ना, पब्लिक सर्वेंट डिसाइड कर सके, इसलिए हमको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपके एक्शंस या आपके कमेंट्स या आपके पर्सनल लाइफ से जो एग्जांपल्स हैं, वो उनके लिए सीधा से वजह बन जाएगी आपको सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करने का। इसलिए जब एग्जांपल्स डालोगे ना तो बहुत क्लियर डालना, ठीक है ना, क्योंकि उसी के लिए तो वो एथिक्स का पेपर डाले हैं, ताकि आपके बारे में जान सकें। तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच में मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है, और टेलियोलॉजिकल में एक चीज और होता है, वैसे टेलियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंशियल का ही पार्ट है, बट एक चीज और होता है कि हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड अच्छा हो, समझ ना, एंड हो और एंड अच्छा हो, दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है ना, एंड अच्छा हो। और अच्छा क्या है? अच्छा का दो डेफिनेशन है जो इसके थिंकर्स ने बताया। या तो वी आर इन अ पोजिशन टू कनेक्ट विद गॉड, जो स्पिरिचुअल नीड जो बोलते हैं हम लोग उसके साथ, या तो सेकंड कि अल्टीमेट हैप्पीनेस जो फील होना मुझे। यही दो एक्चुअल में टेलियोलॉजिकल का अप्रोच होता है। इसका मतलब पर्पस, लाइफ का पर्पस फुलफिल करना टेलियोलॉजिकल का उसका काम है। कॉन्सिक्वेंसेस तो आते जाते रहेंगे, बट अल्टीमेट एम क्या रहेगा? लाइफ का पर्पस। और लाइफ का पर्पस क्या है? या तो हैप्पीनेस या कनेक्शन विद द गॉड, जिसको भी जैसा फील होता है। डियोन का मतलब होता है ड्यूटी, और टेलियो का लिटरल मीनिंग होता है एंड, है ना। टेलियो का लिटरल मीनिंग होता है एंड, और डियोन का लिटरल मीनिंग होता है ड्यूटी। अब एक और चार्ट मैं दे रहा हूं आपको। अब एथिकल थ्योरीज का दो काम है, आपके आचरण को ठीक करना, कंडक्ट को ठीक करना, या आपके चरित्र को ठीक करना, आपके कैरेक्टर को ठीक करना। जहां पे कैरेक्टर को ठीक करने की बात है, वहां पे वर्च्यू कहा गया, एरिस्टोटल का जो वर्च्यू वाला एथिक्स आता है। जहां पे हम चरित्र की बात करते हैं, जहां पे हम आचरण की बात करते हैं, वहां पे ये सारे आते हैं। कौन सा? कॉन्सिक्वेंशियल या डियोंटोलॉजिकल। गेटिंग इट? फिर कॉन्सिक्वेंशियल का दो पार्ट हम लोग ने देख लिया था, इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये जो इगोइज्म है, इसके साथ वर्ड यूज किया है एथिकल इगोइज्म। मैंने बोला था ईगो का मतलब सेल्फ ही होता है ना, बार बार मैं वही बता रहा हूँ। ईगो का मतलब हम जब साइकोलॉजी में पढ़े या एथिक्स में, उसका मतलब है सेल्फ। अब देखो, इसमें ये बोला है जो मॉरल एजेंट, आप लोगों को मॉरल एजेंट बोला जाता है, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनको मॉरल एजेंट बोला जाता है। ये वर्ड को यूज करना आप लोग, है ना। तो ये जो मॉरल एजेंट है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि या तो वो लार्जर इंटरेस्ट में काम करें या अपने इंटरेस्ट में काम करें, दोनों ही इसका काम है। क्या होता है इस अप्रोच में, जो इगोइज्म वाले अप्रोच में, इस चीज को सही ठहराया गया है कि अगर आप अपने अच्छे के लिए काम करते हो, क्योंकि आपके अच्छे के लिए कोई और तो काम करेगा नहीं, आपको ही काम करना पड़ेगा। तो ये जो एथिकल इगोइज्म में ये बोल रहा है कि अगर आप अपने अच्छे के लिए काम कर रहे हो बिना किसी को हर्ट किए, तो प्रॉब्लम क्या है ना। आप देखो, आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हो और आप अपने अच्छे के लिए भी बात कर रहे हो।
बिना किसी को हर्ट किए, तो वो जो इगोइज्म है वो क्या है? एथिकल इगोइज्म है, ठीक है ना? और इसमें क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, यस एक मिनट, इसमें जो काम कर रहे हो इसमें यूटिलिटेरियन पर्पस से ज्यादा लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। तो जब ज्यादा लोगों के बेनिफिट के लिए करते हो तो हो सकता है आपका पर्सनल नुकसान हो जाए। जैसे गांधी जी की पर्सनल लाइफ रही होगी, है ना? जब भी घर आती होगी कस्तूरबा गांधी बोलती होगी क्या एकदम घूम फिर के आ गए, घर में बच्चे बच्चे को कौन संभालेगा, है ना? तो एक्चुअल में उनका पर्सनल लाइफ तो हर्ट हुआ, ठीक है ना? तो अगर मैं इगोइज्म बोलूं तो उसका अपोजिट जो है ना वो है अल्ट्रुइज्म, है ना? अगर अपने लिए सोचना, अपने उपकार के लिए सोचना तो वो है इगोइज्म, पर के उपकार के लिए सोचना अल्ट्रुइज्म। हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक पर्सन है ना, परोपकारी है। तो इगोइस्ट का अपोजिट अल्ट्रुइस्ट। एक और होता है हेडोनिस्ट। तो हेडोनिस्ट सुना है, कुछ मीनिंग पता है? सर हाँ सर थोड़ा ना मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट था सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये क्या बोलते हैं, जितना भी टर्म्स आप पढ़ा रहे हैं ना, हाँ उसको हाँ थोड़ा एक बार ना मतलब हिंदी में भी एक कर दिया करें, क्योंकि ना मुझे समझ ही नहीं आता सर, थोड़ा दिक्कत होता है, लिखते हाँ टाइम हाँ, भी प्रॉब्लम होगा उसमें अच्छा क्या है एग्जाम इसका? में। हाँ मैं ये बता रहा हूँ जी कि सर, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, हिंदी में ही थोड़ा समझा दीजिए। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, ओके। एक्चुअली पता है मैं ये चीज आप बता नहीं समझा सकता। तो हिंदी में ही रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन ना जो टर्म्स लिखा टर्म्स, हुआ है ना उसको बस थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं फिर से आता हूँ, कहाँ पे था मैं? हाँ हाँ हाँ, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म को इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको हेडोनिज्म ही लिखना है ना? हेडोनिज्म के साथ क्या है, जैसे उसमें भी अपने बारे में ही सोचा जाता है, इगोइज्म में भी अपने बारे में और हेडोनिज्म में भी, पर दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूं पर अपने आप को एम्पावर करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, प्रेस्टीज के लिए, सम्मान के लिए बात कर रहा हूं, तो वो है इगोइज्म। बट अगर मैं अपने हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा हूं तो वो क्या है? हेडोनिज्म। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो तो वो है इगोइज्म, पर अपने इंटरेस्ट इसलिए काम कर रहे हो ताकि आप हैप्पी रह सको तो वो क्या है? हेडोनिज्म। समझ गए ना? और अल्ट्रुइज्म में परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए। हाँ यस प्लीज। हाँ, ईगो को क्या? नहीं, ईगो मतलब सेल्फ। अब सेल्फ को क्या चीज, सेल्फ सही डिसीजन भी ले सकता है, गलत डिसीजन भी ले सकता है ना? मैंने बोला था कि सेल्फ सेंट्रिक होना, आत्म केंद्रित होना गलत कि आपका सारा एक्शन टुवर्ड्स सेल्फ ही है, तब गलत है ना? आत्म ठीक है, आत्म रक्षा भी ठीक है, आत्म बोलना चाहिए कि आत्म आनंद भी ठीक है ना? प्रॉब्लम ये है कि अपने आनंद के साथ दूसरे का आनंद ना कराना, ये गलत हो जाता है। आप अपने लिए काम करो, अपने प्रेस्टीज के लिए जब काम करते हो तो वो इगोइज्म हो जाता है ना? और अपने हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हो तो हेडोनिज्म। तो इसका डेफिनेशन है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का। इसमें ये बोला जाता है कि जो चीज कॉन्सिक्वेंसेस, राइटनेस या रॉन्गनेस, मैं हमेशा वर्ड बोलता हूं कि हम कभी भी जब यूज करें तो राइटनेस एंड रॉन्गनेस का वर्ड यूज करें, है ना? तो ग्रेटेस्ट गुड वाला है, तो इसके लिए जो है बेंथम जो है वो इसको देखते हैं, और एथिकल इगोइज्म में बेस्ट फॉर सेल्फ। टीलियो में मैंने बताया एंड। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अच्छा से लिखा है कि ये एंड तो ठीक है, पर एंड ऑफ द रोड और एंड विच वी सीक, दोनों में डिफरेंस है। मतलब क्या है, हम सोचते हैं कि वहां पहुंचे तब एंड हो,
कि वहां जाके खुश हो तब एंड हो। तो एक्चुअल में इसका अप्रोच ये है कि हम जो अंत सोचते थे वही अंत हो, तो वो टेलियोलॉजिकल अप्रोच है। अंत होना काफी नहीं है, ठीक है ना, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अंत होना वो है, ठीक। और इसलिए टेलियोलॉजिकल अप्रोच आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, ये सारे चीज को डिफाइन करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गोल और एंड पे पहुंचना है। और अल्टीमेट गोल देखा जाए तो टू लव गॉड, या लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स, या तो हैप्पीनेस, ये 3-4 चीजें अल्टीमेट गोल होती हैं जहां पे आपको पहुंचना होता है। टेलियोलॉजिकल अप्रोच जब एंड की बात करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब आती है ना जब एंड होता है ना, बीच में थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो सिंगल लाइन में इसी समय लाइट चली गई थी, है ना। ये एक्शन पे बात करता है, ये ड्यूटीज पे बात करता है, और ये कैरेक्टर पे बात करता है, चरित्र पे बात करता है। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे आपने भागवत गीता का देखा, निष्काम कर्म, है ना, फल की इच्छा नहीं करना। वैसे ही एक और चीज बोला गया है, वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वुड वांट अदर्स टू डू अस। जो आप अपने साथ चाहते हो वही चीज आप दूसरों के साथ करो। आप जिस तरीके का बिहेवियर चाहते हो अपने लिए, जिस तरीके का सम्मान, रेस्पेक्ट चाहते हो, वही सम्मान आप दूसरे को दो, तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। तो अपना कंडक्ट को सुधारने का सबसे गोल्डन रूल यही है, ये जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही दूसरों को भी दो। तो ये सारे थे नॉर्मेटिव एथिक्स, है ना। ये नॉर्म्स बताते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये है नॉर्मेटिव एथिक्स। आगे है मेटा एथिक्स। किसी भी वर्ड, किसी भी इसमें मेटा जुड़ जाता है तो क्या मीनिंग होता है इसका? नहीं, कुछ और बताओ। हम लोग बोलते हैं मेटा डाटा, है ना, ये भी यूज करते हैं। मेटामॉर्फिक, है ना, मेटामॉर्फिक यूज करते हैं। कोई भी बता सकता है मेटा का मीनिंग जब मेटा यूज करते हैं तो? फेसबुक, इंस्टा का जैसे अल्फाबेट है वैसी मेटा है, बोलोगे इससे। तो मेटा जब भी हम बात करते हैं तो हम उसके ओरिजिन की बात करते हैं ना, वो कैसे आया होगा, और उसका डेटाबेस बनाना कि कहाँ से कैसे एथिकल स्टैंडर्ड्स ओरिजिनेट हुए होंगे, इसकी नीड क्या हुई होगी, व्हाट इटसेल्फ मॉरलिटी इज, ये मॉरलिटी क्या है, उसके ऊपर से बर्ड्स व्यू, इसको बोला जाता है कि अपन उसको बर्ड्स व्यू देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि इसके पीछे का मोटिव क्या रहा होगा, कि एथिकल स्टैंडर्ड जब आए थे उसके पीछे का मोटिव क्या रहा होगा, तो हम उसका नीड क्या रहा होगा, अगर नहीं रहता तो क्या होता, या रहने से क्या है, तो उसको ऊपर से जब देखते हैं तो वो मेटा एथिक्स में आता है। तो इसलिए ये फिलॉसफी में आ जाता है ना। इसमें देखोगे कि ये मोर अबाउट मॉरल फिलॉसफी, और देखा जाए तो इसका रोल सबसे बड़ा ये है कि इसने बहुत सारे लाइफ को उसने अच्छा किया है, और लाइफ को बोलना चाहिए कि क्रिमिनल फ्री रखने में इसका बहुत बड़ा रोल था पास्ट में जब लॉज नहीं थे। नॉर्मेटिव एथिक्स में देखा जाए तो बोलते हैं कि इट इज रॉन्ग टू किल 1 पर्सन टू सेव मेनी लाइफ्स,
मतलब आप देखो, हमने याद होगा डिओन्टोलॉजिकल पर्सन डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच में बोला था कि किसी को मारना ही गलत है। अब किसी को बचाने के लिए मारो या मारो, है ना, जैसा भी है, पर मारना ही गलत है। तो पर मेटाएथिक्स में बोलेगा कि इट इज रॉन्ग टू किल। अब नॉर्मेटिव एथिक्स एंड मेटाएथिक्स में क्या डिफरेंस आया कि नॉर्मेटिव एथिक्स लार्जर इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, बट किलिंग इटसेल्फ की बात करने वाला कौन है? मेटाएथिक्स। वो किसी भी बिहेवियर को वो जज करता है कि वेदर एक एक्शन को किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि नहीं। ये कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सिंपली देखता है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स में किस चीज पे बहस होनी चाहिए। अगर जैसे किलिंग अगर गलत है तो उस पर बहस करने की बात ही नहीं है मेटाएथिक्स के हिसाब से। पर नॉर्मेटिव एथिक्स में दो चीजें बोला कि किलिंग एक कंडीशन में आपने बोला सही है, और एक में बोला कि लार्जर इंटरेस्ट में अगर किलिंग कर रहे हो तो सही है। दो चीज है। ऑन्टोलॉजिकल में रिजिड था तो इट इज रॉन्ग टू किल, मतलब ऑन्टोलॉजिकल मेटाएथिक्स के जैसे फॉलो कर रहा था। पर टेलियोलॉजिकल में देखा जाए तो किलिंग को तभी जस्टिफाई किया जाएगा जब लार्जर इंटरेस्ट के लिए वो अच्छा है। जैसे अगर टेररिस्ट एक्टिविटी को खत्म करने के लिए जो ग्राउंड पे जो मिलिट्री काम कर रही है, वो कौन से अप्रोच को फॉलो कर रही होगी? हाँ, नॉर्मेटिव में कौन सा? नहीं, टेलियोलॉजिकल, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस पे काम कर रहे हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि 4 टेररिस्ट को मार देंगे तो 400 लोग बच जाएंगे, तो लार्जर इंटरेस्ट हुआ कि नहीं? अगर अगर आप ऑन्टोलॉजिकल की बात करते तो वो किलिंग को ही वो मना कर देता, या तो मेटाथिक्स बोलते तभी भी वो किलिंग को मना कर देता। पर ये कॉन्सिक्वेंसेस के कारण से हम क्या कर रहे हैं? सफाया कर रहे हैं, टेररिस्ट को किल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बोला कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड कर रहे हैं कि 4 आदमी को मारना जस्टिफाइड है क्योंकि 400 आदमी बच रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो ठीक है। आप ये नहीं समझे कि देखो, अपन नॉर्मेटिव एथिक्स के 2 पार्ट थे ना, इसमें से एक में किलिंग को मना किया है पर दूसरे में किलिंग को तो अलाउ किया था। पर मेटा एथिक्स में किलिंग को खत्म ही कर दिया कि किलिंग होना ही नहीं चाहिए, ये एक्शन ही खराब है करके। हाँ, मेटा एथिक्स आएगा जो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में है। अगला है अप्लाइड एथिक्स। आपके नॉर्मल लाइफ में जो यूज होता है वो नॉर्मेटिव एथिक्स ज्यादा यूज होता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी ज्यादा यूज नहीं होता, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स ज्यादा यूज होता है। हमको बस इसके ब्रांचेस है इसलिए इसको पढ़ना है। मैं अप्लाइड एथिक्स नाम से लग रहा है कि भाई हमको क्या करना है, किसी भी स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल मॉरल इश्यूज को, जैसे अबॉर्शन हुआ, एनिमल राइट्स हुआ या यूथनेशिया में, एथिक्सकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। तो जहां पे एथिक्स एप्लीकेशन की बात करता है वो है अप्लाइड एथिक्स, जहां पे एथिक्स प्रिस्क्रिप्शन की बात करता है वो है नॉर्मेटिव एथिक्स, जहां पे एथिक्स के ऊपर का सोच की बात है वहां पे मेटा एथिक्स है, और जहां पे एथिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है वो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा या तो अप्लाइड से आएगा या प्रिस्क्रिप्टिव से आएगा, बाकी तो उतना मैटर नहीं करता। जैसे 3 क्वेश्चन है जिससे आपको हेल्प हो जाता है। डू द एनिमल्स हैव राइट एज वेल? सेकंड, इज यूथनेशिया इमोरल? इज गेटिंग एन अबॉर्शन इमोरल? है ना, तो ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिकल जो डिलेमास हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं।
एनिमल किलिंग को जस्टिफाई करो या एनिमल किलिंग को अपोज करो एंड सपोर्ट करो, दोनों को अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके उसके साथ उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, है ना, उसको आप बताओ कि किस ग्राउंड पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं या किस ग्राउंड पे हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कल मुंशी प्रेमचंद जी का बर्थडे था, तो मुंशी प्रेमचंद जी के एक स्टोरी में एक बात कही गई थी, उसमें ये था कि एक किसान जो है ना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का समय था। नॉर्मली मुंशी प्रेमचंद ना उसी टाइप का स्टोरी लिखते थे जिसमें किसी डिप्राइव्ड सेक्शन होता है या तो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है, उसके वॉइस को रेज करने के लिए वो मुंशी प्रेमचंद जी क्या करते थे, स्टोरीज लिखते थे। तो उसमें बोला कि एक किसान है, वो जहाँ पे फील्ड है, खेत है, वहां पे वो सो गया और जब सुबह उठा उसकी वाइफ उसके लिए खाना वगैरह लेके आई तो वो सो ही रहा था। तो वो जब देखी कि पूरा का पूरा जो खेत है उसको नील गाय जो होती है ना, उसने पूरा खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। तो वो उसको उठाई, बोले कि देखो, आपने देखा ही नहीं, नील गाय ने पूरा चर दिया करके। तो उसने बोला अरे सोने दो, छोड़ो ना करके। तो बोले क्यों? बोले कि देखो, अगर मैं किसानी करता हूँ, मेरे को ज्यादा से जितना मेरे पास आता नहीं है उतना ज्यादा तो देना पड़ता है मुझे ब्रिटिशर्स को। उस समय टाइम यही चल रहा था, जब रहेगा ही नहीं तो दूंगा क्या। उससे अच्छा कहीं पे लेबर वाला काम कर लूंगा और मैं कमा लूंगा, वो मेरा रहेगा। तो कैसे फार्मर को लैंडलेस होने पे मजबूर किया गया, कैन यू से दिस? अगर आप किसी भी फार्मर से इतना ज्यादा लेने लगोगे कि उसको फार्मिंग नो लॉन्गर बेनिफिशियल लगने लगे, तो वो फार्मिंग छोड़ के किसी और के खेत में लेबर का काम करेगा, है ना। ये उस समय भी था, ये अभी भी प्रैक्टिकल है। पर मेरा कंटेक्स्ट इससे था वो नील गाय का क्या हुआ। जो नील गाय है, जिसने, चलो अगर अब का समय है, बिहार में नील गाय बहुत सारे फील्ड को खराब कर डालती है और इसके लिए बिहार की गवर्नमेंट ने उसको कल्ट करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो ये सही डिसीजन था कि रॉन्ग डिसीजन था? अगर सही है तो किस हिसाब से सही है और गलत है तो किस हिसाब से गलत है? हम्म, उस हिसाब से देखा जाए लार्जर इंटरेस्ट के लिए। पर हम देख रहे हो, देखो लार्जर इंटरेस्ट में ह्यूमन की बात कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो अब ये यहाँ पे यही चीज आता है, क्या एनिमल का राइट नहीं है? तो पहले तो एक साइड आप दिखाओ, फिर मैं दूसरे साइड पे पहुंचूंगा। पहला साइड आप बता रहे हो कि यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो लार्जर इंटरेस्ट में ऑलरेडी हमारे यहाँ इंडिया में हंगर का इशू है, भूखमरी का इशू है। तो उस हिसाब से अगर खेत खराब हो जाए तो वो नुकसानदेह है। तो वो एक एंगल हुआ, और कोई दूसरा एंगल? और भी ये हो सकते हैं कि अगर डॉक्टर रहिए तो सिर्फ मारना एक मेरी हम्म केस बता है। हम्म हमको मतलब जैसे आजकल काउ कैसे होते हैं, हम्म वैसे उनको भी हम लोग एक जगह पे रख सकते हैं। अच्छा, काउ कैचेस के थ्रू हम लोग क्या है उन लोगों को कहीं पे रख सकते हैं। और कुछ उसको एथिक्स से जोड़ो ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जैसे ठीक है, वो तो सोल्यूशन हुआ। काउ उसको मारना इज नॉट हम्म पर वो तो नील गाय है, गाय तो अच्छा ठीक है। हाँ, तो नहीं, सर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। इकोलॉजिकल बैलेंस इससे खराब हो रहा है कि मेंटेन हो रहा है मारने से? खराब होगा सर। एक्चुअली देखा जाए तो नील गाय का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था,
है ना। तो उस हिसाब से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए किलिंग भी तो आप अलाउ कर सकते हो, क्योंकि वो भी लार्जर इंटरेस्ट है। बाकी एनिमल तभी सरवाइव कर पाएंगे। अब 2-4 नील गाय पूरा खेत को चर दी तो बाकी कीड़े क्या खाएंगे, है ना, बटरफ्लाई क्या खाएगी। तो अगर किसी का ज्यादा हो जाता है तब भी वो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से गलत है। तो फिर तो अपन जैसे काऊ की बात करें, काऊ की बात में भी आपको ये चीज जानना होगा। हम लोग उसको पूरा एकदम रिलीजन से जोड़ देते हैं। एक्चुअली आप उसका प्रैक्टिकल चीज सोचो, काऊ हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, जो भी हो, है ना, ये हमेशा से हम लोग ना कॉस्ट टू बेनिफिट पे ही रहते हैं स्टार्टिंग से। इवन पता फैमिली के रिलेशनशिप में भी ना मोस्टली ना कॉस्ट टू बेनिफिट है। मदर जब तक हेल्प करने लायक है तब तक हम लोग उसका हेल्प, हम लोग उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। जब मदर हेल्पलेस हो गई तो हम लोग भी भाग गए, जबकि मदर आपके साथ सेल्फलेस तरीके से आपके साथ है। पर जो हम रहते हैं, हम क्या करते हैं, जब तक वो काम के हैं तब तक रखे हैं, जब काम के नहीं है तो जाओ जाओ वृद्धाश्रम जाओ, है ना। ऐसे हम लोग के साथ भी होगा ऐसे ही होगा, वैसे ही हो रहा है, कॉस्ट टू बेनिफिट। अब काऊ के साथ भी क्या है, अब जैसे जो काऊ, जो लोग काऊ से मिल्क फैच करने के लिए कमर्शियल लेवल पे गाय को रखते हैं, वो लोग क्या उसके मरते तक रखते हैं उसको? वो क्या करते हैं, जब तक वो दूध दे रही है तब तक रखते हैं, फिर उसको भेज देते हैं कसाई वगैरह के यहाँ, जाओ उसका वहां से उसको पैसा मिल जाता है। और वहीं पे अपन एक ढोंग कर रहे हैं कि हम काऊ की पूजा कर रहे हैं, है ना, उन्हीं लोग भेज दे रहे हैं कहाँ पे, कल्ट करने के। हाँ, तो यही चीज है, हम तो हमेशा से कॉस्ट टू बेनिफिट देखते आ रहे हैं, गलती हो रही है ना। अगर आप एज ए काऊ, एज ए एनिमल उसको रेस्पेक्ट करते हो तो टिल द एंड रेस्पेक्ट करना। वही मदर के साथ हुआ, दोनों के साथ तो सेम है। अगर आप काऊ को मदर का की संज्ञा दे रहे हो तो उस लेवल तक उसको, लास्ट तक उसको भाई हाथ पैर दबाओ उसका भी, मतलब जो भी है, जो जो उसको सपोर्ट हो सकता है वो दो। पर अगर बीमार भी पड़ती है तभी भी आप डॉक्टर के पास नहीं ले जाते उसको, क्योंकि कैसे ले जाए, ठेला पकड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं ले जा रहे हो, मरने दे रहे हो। तो सीधी सी बात है, जब आप सर्व नहीं कर रहे हो तो लाओ भी मत, सर्व नहीं कर पा रहे तो लाओ भी नहीं। बैल के साथ भी ऐसी है, जब तक वो हो सकता है तब तक रखा है, जब बैल काबिल नहीं है तो छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये चीज गलत हो जाता है। अब हम इसमें 3-4 एंगल निकालते हैं। क्या क्या एंगल निकला? पहला एंगल तो आपको यूटिलिटी के हिसाब से देखा, दूसरा एनवायरमेंटल एथिक्स, है ना, यहाँ पे एनवायरमेंटल एथिक्स रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर किसी में किसी भी जगह पे बायोडाइवर्सिटी हाई रखना है तो किसी एक एनिमल की स्पीसीज को हम ग्रो करने नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा ग्रो करने नहीं दे सकते, है ना। तो इसलिए क्या है, कल्टिंग को अलाउ कर दिया गया 2 कारण से। पहला चीज तो आपका बताया कि जो खेत है वो बहुत लोगों के काम आता, और दूसरा बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए यस किलिंग को अलाउ कर दिया। अदर चीजें, यस अदर चीजें किया जा सकता है। अब क्या है, एक्चुअली सिचुएशन एग्रीवेट होने नहीं देना चाहिए था, अब जब बढ़ गए हैं तब क्या करेगा। बिल्कुल, देखो अगर अपन, प्रॉब्लम क्या है ना, अपने पास उनको केयर करने के लिए जगह नहीं है अपने पास, है ना। इवन ये जो काऊ वाला जो लेके जाता है ना वो सबको, है ना, वो ऐसे शेल्टर वाले ऐसे जगह पे डाल देता है जहां पानी टपक रहा है, वो सब रख रहा है, उससे अच्छा उन लोग पकड़ना बंद कर दिए। अभी नगर निगम का क्या हुआ, अभी इस समय क्या होती है, सारी काऊ क्या है, रोड में आ जाती है। क्यों आ जाती है वैसे? हाँ, नहीं नहीं, मतलब क्यों आ जाती काउस रोड में, क्यों आ जाती है इस समय? वो गीले में बैठना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि बाकी सॉइल गीला है और रोड ही क्या रहता है, सूखा रहता है, तो वहां जाके बैठ जाती है। अब ये जो नगर निगम वाले हैं, इन लोगों ने पकड़ पकड़ के लाया, तो अभी रायपुर का ही केस बता रहा हूँ, पर जगह नहीं है रखने के लिए तो छोड़ दिया, है ना, एक जगह। तो सर किलिंग किलिंग भी सही वे थोड़ी होगा इसमें, जैसे गवर्नमेंट भी अभी कर रहा है कि जैसे वो डॉग्स को क्या बोलना चाहिए, स्टराइल कर दे रहा है। हाँ स्टराइल, हाँ, हाँ तो हाँ, उस वैसा अपन कुछ इसमें भी प्रोसेस कर सकते हैं, किलिंग ना करके। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या है ना, जब सिचुएशन एग्रीवेट हो जाता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता, है ना। इनिशियल लेवल पे आपके पास ऑप्शन होता है कि अगले सीजन में हम फर्दर ज्यादा काऊ या नील गाय जो भी है उनको पॉपुलेशन को बढ़ने ना दें, ये किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इतना एग्रीवेट हो जाता है कि मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता,
है ना, ये एक होता है। तो एनिमल किलिंग जब बात आएगी क्वेश्चन, तो आप उसका मल्टीपल एंगल डालना, तभी आपका जस्टिफिकेशन होगा। पहले एनवायरमेंटल एंगल, है ना, एथिकल एंगल। एथिकल एंगल ये है कि ह्यूमन को ब्रेन इसलिए भी दिया है, अरे ब्रेन मिला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कौन सी बात है टीलोलॉजिकल वाला, है ना। मतलब क्या है, आपका अल्टीमेट एम ये है कि नॉट ओनली योर्स हैप्पीनेस, पूरे सोसाइटी का और पूरे क्रिएचर्स का हैप्पीनेस रहे, है ना। जब आपके पास ब्रेन है, बाकी लोग के पास तो ब्रेन नहीं है, तो आप सबका टेक केयर करने के लिए आप बने हो, और आप कंट्रोल करने के लिए बने हो, रेगुलेट करने के लिए बने हो, और आपको रेगुलेट करने के लिए एथिक्स बनाए, है ना। तो आप इन्वायरमेंट को रेगुलेट करो। रेगुलेशन में ऐसा होता है, प्रेडेटर एंड प्रे हमेशा से होता है। कंपटीशन को वेल जस्टिफाइड किया गया है जंगल में, जूज में। भाई आप देखोगे कि एक मंकी लड़ाई कर रहा था, आपने देखोगे वो वीडियो को ना, एक सांप है और मंकी लड़ाई कर रहे हैं, है ना। सांप ने क्या किया, मंकी को मार दिया बच्चे को। तो जो वीडियो बना रहा था वो देख रहा था, तो सब लोगों ने गुस्सा किया कि क्यों देख रहा है। भाई आप देखो, जू तो छोड़ो, तो जहां पे नेचर है, जहां पे नेचर वर्क कर रहा है, कोई अपना सर्वाइव कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई ये कर रहा है, आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते, है ना, नहीं कर सकते, है ना। वो एक बैलेंस करने का तरीका है दोनों का। सर मतलब इन्वेसिवनेस को बढ़ने नहीं देना है। हाँ, क्या है ना, नील गाय इसलिए भी बढ़ी क्योंकि बाकी लोगों को आपने मार दिया उसके कॉम्पिटिटर को मार दिया ना। प्रॉब्लम कोई भी स्पीसीज तब बढ़ता है जब आपने कॉम्पिटिटर को मार दिया और एक के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे दिया। डिस्पैरिटी तो आपने क्रिएट किया था। मैंने बताया होगा शायद पास्ट में, हमारा पॉपुलेशन 8 बिलियन है और हमारे यहाँ मुर्गा 24 बिलियन हो चुके हैं वर्ल्ड में। मतलब हर एक आदमी 3 दिन खाता है तब खत्म होगा वो। गेटिंग इट? किस लेवल का डिसप्रोपोर्शनेट क्रिएशन हो चुका है। 8 बिलियन पॉपुलेशन है ह्यूमन का, 24 बिलियन मुर्गे हो गए। उसमें भी हम क्या करते हैं, क्या है, अंडा देने वाली मुर्गी रहेगी तो वहां 8-10 मुर्गी रखेंगे, एक मुर्गा बस छोड़ देंगे एक मुर्गा बस छोड़ देते हैं। वहां पे भी हमने क्या किया, हम क्यों पाले भाई मुर्गा को? ऐसा है, जब आपका अंडा जो लेना वो आपका मोटिव है ना, एग फार्मिंग आप मोटिव है, तो एक ही मुर्गा से काम चला लेते हो। पर जहां पे आपको चिकन बनाना मोटिव है, तो वहां पे मुर्गी रखते ही नहीं हो, मुर्गा ही मुर्गा रखते हो। डिस्पैरिटी तो आप क्रिएट कर रहे हो, है ना। इसलिए क्या है, एक लेवल का बैलेंस कर दो, उसके बाद फिर जो होता है होने दो फिर, ठीक है ना। इसमें हम भी खत्म होंगे, वो भी खत्म होगा। अगर एक सांप हमको काट के जाता है तो वो उसका तरीका है कि हमको उसका सरवाइव करने का, है ना। मुर्गा वाले में बर्ड फ्लू आ जाएगा सर। बर्ड फ्लू आ जाएगा। भाई आप बर्ड के नजदीक क्यों जाते हो तो एथिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, तो जैसे आपने उस समय एक इंडिविजुअल में मॉरल वैल्यूज कैसे आते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे। उसी से ही रिलेटेड ये भी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार के निर्धारक क्या हैं, क्या क्या निर्धारक हैं, निर्धारित कौन करता है इसको, डिटरमाइन कौन करता है। तो पहला चीज तो है, जो चीज मेजरेबल है या जो ह्यूमन का ट्रेट है, इंडिविजुअल ट्रेट जो है, वो आपका डिसाइड करता है। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वही विजिबल होता है, और हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे अपब्रिंगिंग, हमारे एजुकेशन, हमारे रिलीजन, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे बिलीफ, ये सब को लेके हमारा क्या बनता है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनता है। तो इसलिए किसी भी जगह पे एथिकल बिहेवियर अगर करना है तो एक इंडिविजुअल ही करेगा। जब बिहेवियर कर रहा है तो एक इंडिविजुअल करेगा, है ना। और जब इंडिविजुअल बिहेवियर कर रहा है तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के क्या क्या ट्रेट्स हैं, ये सारे। दूसरा एक और चीज मैटर करता है कि वो इंडिविजुअल कौन से कंट्री का बिलोंग करता है, क्योंकि एक कंट्री भी एक कल्चर प्रोवाइड करती है। फिर वो किस इंडस्ट्री में काम करता है, कुछ इंडस्ट्रीज अलग टाइप की लर्निंग देते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप की लर्निंग देते हैं। कोई बता सकते हो दो डिफरेंट ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि डिफरेंट एथिकल बिहेवियर आपके अंदर में बोलना चाहिए कि डेवलप करते हैं? दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के नाम बताओ।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल वगैरह का जो बिजनेस है, टूरिज्म वाला जो बिजनेस है, उसमें किस टाइप का एथिकल बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है? सर्विस, ठीक है। नहीं, पर सर्विस कैसा सर्विस? नहीं वो तो ठीक है, गुड सर्विस थी। हाँ, क्या क्या चीज एक्सपेक्ट किया जाता है? हाँ, नहीं, पहली बार एक वर्ड आया, पोलाइटनेस, विनम्रता। चाइनीज प्रोवर्ब है, अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग स्माइल मस्ट नॉट डू एनी बिजनेस। एक पर्सन जिसके फेस में स्माइल नहीं है, उसको कोई भी बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, वो डूब ही जाएगा। मतलब खड़ूस टाइप का बैठा हुआ है आपको मन ही नहीं करेगा उससे खरीदने का। हाँ, और क्या है पोलाइटनेस के अलावा? हाँ, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, और केयर, वेरी गुड, केयर, और व्हाट काइंड ऑफ नेचर? सर्विट्यूड। सिक्योरिटी सर। हाँ, अच्छा, सिक्योरिटी बोलो कि सेफ्टी बोलो? सेफ्टी। क्या डिफरेंस है? उसको लिख लो, मुझे अगले क्लास में बताना, नहीं तो अपन उसी में चले जाएंगे फिर। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? सर सेफ्टी इंडिविजुअल होगा क्या? इंडिविजुअल है, और सिक्योरिटी? So physical and security और भी dimensions में सिक्योरिटी और भी डायमेंशंस में हो सकती है। सेफ्टी में फिजिकल सेफ्टी की बात, साइबर सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी के, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ के आना। हाँ, और बताओ। यहाँ पे क्वालिटी है ना, क्वालिटी बहुत मैटर करता है, काइंडनेस, ठीक है। ये सारी बिहेवियर जो है धीरे धीरे इनके अंदर में आ जाते हैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। लोकेशन भी सर। लोकेशन कैसे? नहीं ठीक है, देखो एक्चुअली में देखा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वहीं पे ज्यादा अच्छा काम करेगा जहां पे सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। फ्यूचर में देखना, लोग सिर्फ सर्विस के नाम पे लोग लेंगे, वो यहाँ के रायपुर के होटल में भी रहने के लिए रेडी है अपना घर होते हुए भी, क्योंकि वहां पे सर्विस अच्छी मिल रही है। जहां पीस ऑफ माइंड है ना, क्या डाल सकते हैं, पीस ऑफ माइंड है, फॉर्म। तो अब इसके अपोजिट वाला सेक्टर बताओ। माइनिंग इंडस्ट्रीज। माइनिंग, और कुछ बताओ। अच्छा, चलो चलो ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज है ना, मिलिट्री सर्विसेज में, खैर वो इंडस्ट्रीज में नहीं आता, चलो ठीक है। जो मिलिट्री वाले में है उसमें क्या क्या बिहेवियर होगा सबसे? हाँ, यस, रिजिड बिल्कुल बोल सकते हो, डिसिप्लिन, और क्या? फिजिक स्ट्रांग होना चाहिए। एक्चुअली इसमें ना देखो, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है।
यहाँ पे ना इमोशन का ज्यादा वैल्यू है और यहाँ पे थॉट का ज्यादा वैल्यू है, थॉट का, isn't it? क्योंकि देखो वॉर को ना थॉट से ज्यादा अच्छे से लड़ा जाता है रादर देन इमोशन से लड़ा। जैसे वो उसमें दिखाता है ना, वो मूवी कौन सा था, बॉर्डर मूवी में, कि वो मार रहे हैं पर वो एकदम गया सन्नी देओल जाके 2-4 को मारा पर मर के आ गया। इमोशन नहीं काम करते, ऐसा नहीं करना है कभी, और ना करते हैं मिलिट्री वाले, ऐसा कभी नहीं करते, पर वो मूवी में ग्लोरीफाई करने के लिए ऐसा जाता है। थॉट और क्या, ड्यूटी बॉन्ड है ना, ड्यूटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। फिर अलर्टनेस, कहाँ पे नहीं उतना नहीं बोल सकते, जैसे अपने कमांडोज हैं वो क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो उन लोग पूरा प्रोटेक्ट कर लेते हैं ना। यहाँ पे पोलाइटनेस की जरूरत है। फ्लेक्सिबल सर, फ्लेक्सिबल होते हैं एनी सिचुएशन के लिए। नहीं, उसको बोलना चाहिए एडाप्टिव, फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते, एडाप्टिव। सर हाँ, फास्ट एडाप्टिव हैं लोग सिचुएशन के लिए, ये लोग इतना जल्दी एडाप्ट नहीं करते। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे किलिंग के लिए वो वेल प्रिपेयर्ड हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये, क्योंकि ये लोग ब्लड देखेंगे, फ्रेंड्स को मरते देखेंगे, इमोशनली स्ट्रांग रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस इनका बहुत हाई लेवल पे है। सोचो नक्सलाइट ऑपरेशन जब होता है 4-4 दिन 5-5 दिन जंगल में ही घूम रहे हैं, है ना, और जंगल में रह के कैसे कैसे, सोचो आप एक छोटा सा लॉन में जाते हो, वहां मच्छर काटता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, पर आप सोचो वहां पे किस एनवायरनमेंट में किस तरीके से वो लोग जीते होंगे 5-6 दिन, है ना। तो मेंटल टफनेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इसमें, मेंटल एंड फिजिकल भी बिल्कुल बोल सकते हो, मेंटल एंड फिजिकल दोनों टफनेस की जरूरत होती है। यहाँ पे देखा जाए जैसे ये रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे अलर्टनेस है, यहाँ पे केयर है, यहाँ पे हाँ एक्चुअली ये ड्यूटी है, और यहाँ पे देखा जाए तो रेजिलियंस, यस रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस उसमें आएगा, ठीक है। अब इसको एथिकल एंगल से देखा जाए तो मिलिट्री में ये क्लियर है कि अपने कंट्री को बचाने के लिए किलिंग इज ऑलवेज अलाउड, है ना। मिलिट्री में, हॉस्पिटैलिटी में अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए किलिंग कर दो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप मर जाओ पर आपके जो गेस्ट हैं उनको लास्ट तक सर्व करना है आपको। जैसे देखना, जब फ्लाइट ना कई बार लैंड नहीं करते रहती तो क्या है, ऊपर में वो बहुत देर तक घूमते रहती है ना। तो जब तक घूमते रहेगी तब तक वो लोग जो है ना, एयर होस्टेस लोग हैं, वो सर्व करते रहेंगे, है ना, क्योंकि उनको पता है कि जब तक उसको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा दें तब तक उनका ड्यूटी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है ना। तो एक और चीज मैंने बताया था, जब टाटा वाला जब अटैक हुआ था, तो ताजमहल वाला अटैक जो बताया था मैंने, तो ताजमहल में भी यही था कि उसके जो गेस्ट थे वो लोग क्या है, उनको प्रायोरिटी किसको दिए, वो गेस्ट को दिए, होस्ट जो थे वहां पे स्टे किए, अपने लाइफ को थ्रेट में भी रख के, है ना। तो दोनों जगह पे ड्यूटीज हैं, पर एक में क्या है, होस्ट को सेफ डेस्टिनेशन पे, या उसको बोलना चाहिए कि उसके एंट्री से लेके एग्जिट तक, जब तक उनका टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको सर्व करना है। पर यहाँ पे क्या है, जब तक आपका मकसद खत्म नहीं हो जाता, है ना, दोनों में डिफरेंस है, मोटिव खत्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज है, जब ये ऑपरेशंस खत्म होते हैं तो मिलिट्री में फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं रहता, क्योंकि बहुत लोग मर जाते हैं, और वहां पे भी लोग मरते हैं, तभी भी ना किसी को भी किलिंग डेड बॉडी देख के कुछ हैप्पीनेस नहीं होता। अगर किसी को लग रहा है तो वो बहुत खराब है ना, चाहे किसी का भी डेड बॉडी हो, इजंट इट, ह्यूमैनिटी का तो लॉस है ना दोनों कंडीशन में। तो इसमें एज सच एक अच्छा फीलिंग नहीं आता, पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखा जाए तो अगर अच्छा से सर्व करते हो तो आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस ये है। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस वाला चीज किसमें था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। वहां पे इगोइज्म भी हो रहा है, हेडोनिज्म भी हो रहा है ना, दोनों चीजें हो रही है। बट यहां वाले पे क्या हो रहा है, दी ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच, ड्यूटी,
मिलिट्री वाले में डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच है, ड्यूटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कितने भी मरे, या हम मरे चाहे वो मरे, एंड मैटर नहीं कर रहा है। पर हमारे लिए क्या मैटर कर रहा है कि हमको लड़ाई लड़ना है, भले वहां 1000 हो यहाँ 10 हो, लड़ाई लड़ना है, ठीक है ना। तो ये है एग्जांपल्स में। तो एथिकल बिहेवियर जो होता है ह्यूमन का, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, सोशियो कल्चरल फैब्रिक के हिसाब से, लीगल एंड जुडिशियल प्रोसेस के हिसाब से, या पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, सबसे ये इन्फ्लुएंस होता है। तो आप बिल्कुल डाल सकते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और नेचुरली ये सारे से इन्फ्लुएंस होता ही है। जिस कंट्री का इकोनॉमी ज्यादा प्रॉस्पर है, वहां पे ज्यादा लोग ज्यादा एथिकल होंगे कि नहीं? जहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे लोग ज्यादा एथिकल होंगे। लोगों के अनएथिकल बिहेवियर का एक मेजर रीजन होता है उनका बेसिक नीड फुलफिल नहीं होना, है ना। दो अदर फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। अगर किसी को इकोनॉमिकल बोलना चाहिए कि उसको मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नहीं मिल पा रहा है किसी पर्सन को, उसके बाद भी वो एथिकली स्ट्रांग है, तो वो उस कंट्री का कल्चर दिखाता है, समझे ना। वो उस कंट्री का कल्चर दिखाता है कि भाई आपके पास नहीं था फिर भी चोरी नहीं किए, तो वो उस कंट्री का कल्चर दिखाता है। पर जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर है फिर भी क्राइम है, तो वो उस कंट्री का बैड कल्चर दिखाता है। जरूरत नहीं है तब भी क्राइम कर रहे हो आप, तो उसका बैड कल्चर दिखाता है। जैसे क्या, जो हैकर्स होते हैं, तो वो जो हैकर्स होते हैं वो लोग वेल टू डू फैमिली से होते हैं, अच्छा खासा नॉलेज गेन किए रहते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। उसमें भी अपन एथिकल हैकिंग बोलते हैं, देखना वर्ड्स यूज करते हैं, एथिकल हैकिंग सुना है ना। तो हैकिंग के साथ एथिकल क्यों यूज किया गया, एजुकेशन के साथ मॉरल क्यों यूज किया गया? लार्जर गुड के लिए हैकिंग हो रहा है, एथिकल बोलते हैं। तो मॉरल हैकिंग क्यों नहीं बोलते? कोड ऑफ कंडक्ट। और कुछ? क्योंकि एथिकल हैकिंग लार्जर इंटरेस्ट पे काम करता है ना। जैसे क्या है, और कोई क्रिमिनल है, उसका मुझे पासवर्ड वगैरह निकालना है, उसको हैक करना है, क्योंकि उसने क्या क्या किया है, तो वो एथिकल हैकिंग में आएगा। और इसको गवर्नमेंट और सोसाइटी सपोर्ट करती है, इसलिए वो एथिकल हैकिंग है। बट अपने पर्सनल मोटिव के लिए आप हैकिंग करते हो, तो वो एथिकल हैकिंग नहीं होगा, वो ओनली हैकिंग है, ठीक है ना। दैट्स द डिफरेंस। तो ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है। एनालाइज द एथिकल, हाँ अच्छा, एनालाइज द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन एथिक्स ऑफ ह्यूमन जीन एडिटिंग। और दूसरा आपको मैंने बोला है, क्या चीज बोला? हाँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, ये ऑब्लिगेशन बोलते हैं हम लोग, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखना, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी वो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी दोनों सेम ही है। सर वो एनिमल किलिंग वाला जो बता रहे थे ना, उसमें पर्यावरण संतुलन, मतलब और 2-3 पॉइंट बताइए ना, उसमें थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाया था उसको। हाँ, तो उसमें पर्यावरण संतुलन है, दूसरा है भूखमरी, क्योंकि खेती का जो नुकसान होता है, इससे क्या है, बहुत लोगों को अनाज की कमी होगी, तो भूखमरी की जो समस्या है वो बढ़ सकती है, कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा गरीबी,
ना, किसान तो ऑलरेडी गरीब हैं, गरीबी की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और ये सब सारी चीज़ें हैं। और हाँ, नेचर का बैलेंस तो बता दिए। एक मिनट है ना, एक इसका हिंदी में भी दिखा दे रहे हैं। आजकल एलिफेंट्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एलिफेंट्स भी ना, जो इनका हर्ड आता है ना, बहुत लोगों को मार देता है गांव में, है ना। अब क्या किया जाए, एलिफेंट्स को रोका जाए, है ना, कि एलिफेंट को मारा जाए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गांव में 2-4 लोगों को मार दिया ना, तो गांव वाले मिलकर उसको मार देते हैं, है ना। तो भाई आप उसके उस लेवल को समझो कि जिसका बच्चा खत्म हो गया है या जिसको एनिमल ने मार दिया, उसकी क्या दशा होगी। ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक ही तरीका है कि भाई एनिमल के लिए जगह है, श्योरली हम क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। और इसके कारण से वो लोग क्या करते हैं, हमारे स्पेस में आ जाते हैं। या तो वो जो स्पेस है वो उसी का रहा होगा, हम लोग आगे हैं, है ना। और इसके कारण से ना ये जो रेलवे स्टेशन, रेलवेज, हाँ, रेल्स में बीच बीच में आ जाते हैं, जिससे ट्रेन के भी हादसे होते हैं और इसमें भी हादसे बढ़ जाते हैं। तो एनिमल किलिंग से क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि इस साल काफी ज्यादा इंसिडेंसेस हुए एलिफेंट से रिलेटेड। जब भी वहां से एलिफेंट्स आते हैं तो वाइब्रेशन। यस यस, हाँ हाँ, अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है इसको, और अभी पायलट बेसिस पे है, और ये रियली ये अच्छा काम कर सकता है। जीपीएस मैपिंग भी कर रहे हैं सर उसमें। जीपीएस मैपिंग कर रहे हैं, और हम लोग वैसा साउंड रिलीज करेंगे जिस साउंड से वो लोग नहीं आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।